अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि एक नॉर्मली रिसर्च प्रपोजल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं और उसको किस तरह से लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले जो है रिसर्च प्रपोजल के लिए सबसे पहले हम रिसर्च टॉपिक चूज करते हैं। और रिसर्च टॉपिक किस तरह से चूज करेंगे? नंबर वन, कि आप रिसर्च टॉपिक उस एरिया से चूज करेंगे जिस एरिया के आपका इंटरेस्ट हो, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो उसी से आप रिसर्च टॉपिक अपना चूज करेंगे उससे। ठीक है। और सेकेंडली, विद इन द एजुकेशनल डोमेन। विद इन द एजुकेशनल डोमेन का मतलब है कि आपका टॉपिक अपनी एजुकेशनल फील्ड से रिलेटेड हो, उससे बाहर ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर मेडिकल साइंसेज से तो मेडिकल साइंसेज से रिलेटेड वो जो है टॉपिक हो। अगर आप एजुकेशनल साइंसेज से हैं, बिजनेस एजुकेशन से हैं, तो बिजनेस एजुकेशन से रिलेटेड हो। जनरल टू स्पेसिफिक, आप एक बड़े एरिया से जनरल एरिया से चूज करना शुरू करेंगे, देखते देखते स्पेसिफिक एरिया तक आएंगे जहां आपका इंटरेस्ट हो। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि जी जो है मेडिकल साइंसेस। अब मेडिकल साइंसेस तो बहुत वसी साइंस है, तो उसके अंदर आपका कोई मखसूस एक जगह होगी, मखसूस एक एरिया होगा जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा। तो आप जनरल से देखते देखते स्पेसिफिक उस एरिया में आएंगे, उस एरिया से अपना टॉपिक चूज करेंगे जिस एरिया में या जिस फील्ड के अंदर, स्पेसिफिक फील्ड के अंदर आपका इंटरेस्ट है। पूरे मेडिकल से तो आप नहीं ले सकते टॉपिक, जो आपका एरिया उसमें आएंगे आप। ठीक हो गया। उसके बाद इज इट कंसाइज। जब आप टॉपिक चूज कर लें तो फिर आप देखें ये कंसाइज है। कंसाइज है से मुराद है कि क्या वो मीनिंगफुल है। जब उसको रीड करेगा कोई और बंदा तो उसको समझ आ जाएगा कि ये टॉपिक क्या कह रहा है या किसके बारे में, बहुत क्लियर मीनिंग दे रहा है वो। नंबर थ्री, व्हाई डिड यू चूज दैट टॉपिक। फिर अगला सवाल अपने आप से ही करें कि आपने वो टॉपिक चूज क्यों किया है, क्या उसकी कोई अहमियत है या नहीं है। अगर अहमियत है तो टॉपिक वैलिड, अगर उसकी कोई अहमियत नहीं है, कोई फायदा नहीं है, तो ये आपका टॉपिक वैलिड नहीं है। अगला पार्ट, जब आप टॉपिक सेलेक्ट कर चुके होते हैं तो फिर आपका होता है इंट्रोडक्शन का लिखना। रिसर्च में इंट्रोडक्शन लिखना होता है। ठीक है। अब इंट्रोडक्शन लिखना, ये आपका जो कोई उल्टा जो है ट्रायंगल नजर आ रहा है, ये तरीका बताया हुआ है इसमें कि किस तरह से लिखा जाता है। इंट्रोडक्शन यानी कि स्पेसिफिक एरिया से स्टार्ट करेंगे और करते करते स्पेसिफिक, सॉरी, जनरल एरिया से स्टार्ट करेंगे और स्पेसिफिक की तरफ आ जाएंगे जहां पर आपके रिसर्च है, जो आपका प्रॉब्लम है वहां तक आ जाएंगे। सबसे पहले आप ओपनिंग हुक और बैकग्राउंड लिखते हैं। ओपनिंग हुक ये होता है कि आपका जो रिसर्च टॉपिक है उसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, समझाने के लिए कि ये है किस चीज के बारे में। ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड का मतलब है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट से आया टॉपिक, वो टॉपिक आपने कहाँ से लिया है, क्यों लिया है, ये इसका बैकग्राउंड हो जाएगा। फिर योर ओन रिसर्च। अब ओन रिसर्च का मतलब है जो आपका टॉपिक है उसमें आप क्या रिसर्च करेंगे, क्यों रिसर्च करेंगे, वो आप लिखेंगे। थोड़ा सा एक दो पैराग्राफ में वो लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे रिसर्च पर्पस, यानी कि जो आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसका मकसद क्या है, क्यों आप उसको कंडक्ट कर रहे हैं रिसर्च को। जब आपने पर्पस बता दिया तो फिर आपने जस्टिफिकेशन बतानी है। आपने बताया कि इस रिसर्च से ये फायदा होगा, आप अपने जस्टिफाई करना है कि वाकई भी ये फायदा होगा। आपने उस चीज को जस्टिफाई करना है, एक पैराग्राफ में कर लें, चार लाइनों में कर लें। उसके बाद आप रिसर्च क्वेश्चंस लिखते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर नॉर्मली हम रिसर्च क्वेश्चंस लिखते हैं, और क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर रिसर्च क्वेश्चन की जगह हम हाइपोथेसिस इस्तेमाल करते हैं। लिटरेचर रिव्यू, अगला जो चैप्टर होता है रिसर्च प्रपोजल के अंदर, वो लिटरेचर रिव्यू का होता है। अब लिटरेचर रिव्यू किया क्यों जाता है? इट हेल्प्स यू इन अंडरस्टैंडिंग योर रिसर्च एरिया और टॉपिक। जब आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो लिटरेचर रिव्यू एक्चुअली हमने अपने टॉपिक से रिलेटेड जो है ऑलरेडी रिसर्च पब्लिश हो चुकी है उसको हम स्टडी करते हैं। उसको जब स्टडी करते हैं तो हमारी अपने एरिया और अपने टॉपिक के बारे में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। और दूसरा, जो लिटरेचर रिव्यू हमें हेल्प करता है रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करने में। रिसर्च गैप क्या चीज़ है? रिसर्च गैप एक्चुअली रिसर्चेज हो चुकी हैं आप वाले टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी, उस एरिया में उस तरह की रिसर्चेज हो चुकी हैं, लेकिन हो सकता है कोई मखसूस चीज अभी जो है हिडन हो, जिसके ऊपर मजीद रिसर्च करने की जरूरत है, जो अभी तक जो है आइडेंटिफाई नहीं हुआ, जिसके ऊपर रिसर्च नहीं हुई, तो वो रिसर्च गैप कहलाता है। उसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं और ये आपको जस्टिफिकेशन में हेल्प करेगा रिसर्च गैप। इट हेल्प्स यू टू रिफॉर्म योर रिसर्च क्वेश्चंस एंड हाइपोथेसिस। आपके चाहे हाइपोथेसिस है या रिसर्च क्वेश्चंस है, आप उनको, आप तो इंट्रोडक्शन में लिख के आ गए हैं, अब सेकंड चैप्टर शुरू हो गया, लेकिन आप जब लिटरेचर रिव्यू करते हैं उसमें कुछ चेंज, आपकी मजीद अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, मजीद अंडरस्टैंडिंग से आप अपने रिसर्च क्वेश्चंस को चेंज कर सकते हैं। और नॉर्मली ऐसा होता है, हम चेंज करते रहते हैं उनको। इट हेल्प्स यू इन राइटिंग योर इंटायर रिसर्च प्रपोजल और आर्टिकल।
अब आप क्योंकि आर्टिकल पढ़ रहे हैं वो आपके टॉपिक से रिलेटेड है, तो उसके अंदर सारा प्रोसीजर, किस तरह से मेथोडोलॉजी है, किस तरह से इंट्रोडक्शन है, किस तरह से लिटरेचर है, वो आपके टॉपिक से मिलता जुलता है। तो वहां से आप काफी चीजें पिक कर सकते हैं कि उस बंदे ने किस तरह से लिखा हुआ, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, बहुत हेल्प मिलती है लिखने में। कंपोनेंट क्या हो सकते हैं? थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। थियोरेटिकल फ्रेमवर्क ये होता है कि आप जब लिटरेचर रिव्यू के बिल्कुल स्टार्ट में पहला टॉपिक यही आता है, पहला पैराग्राफ यही आता है कि लिटरेचर रिव्यू जो होता है, आपकी जो रिसर्च है वो एक्चुअली किसी न किसी पहले से मौजूद थ्योरी से लिंक हो रही होगी। जो थ्योरी उससे रेलिवेंट हो उस थ्योरी का आप जिक्र करते हैं, और आप कहते हैं कि मेरा जो रिसर्च है एक्चुअली इस थ्योरी से मिलता जुलता है, या इस थ्योरी के ऊपर बेस कर रहा है। आप उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं, एक या दो लाइनों में, या एक पैराग्राफ लिख सकते हैं उसके ऊपर। अगर कोई डायग्राम है तो एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं उस थ्योरी की, आपको अपनी बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बॉडी ऑफ लिटरेचर रिव्यू, इसमें आप क्या करते हैं कि पूरा लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं। और ऊपर तो समझा तो सही, अब जिस जिसकी इंफॉर्मेशन यूज करेंगे वो यहाँ पर लिखेंगे, और उसको क्रेडिट भी देंगे, यानी कि साइट भी करेंगे, जो कि इन टेक्स्ट साइटेशन कहलाती है। ठीक है। अब ये जो आपका पूरी बॉडी है लिटरेचर रिव्यू की, इसकी सब हेडिंग्स भी हो सकती हैं और आप बगैर हेडिंग्स के भी लिख सकते हैं। जब लिटरेचर रिव्यू की बॉडी मुकम्मल आप कर लें, तो फिर आपका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आता है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में आप ये बताते हैं कि जो मेरी रिसर्च है, रिटर्न में तो हमने कर ली रिसर्च, अब आगे इसका फायदा क्या होगा, यानी कि ये एक्शन में काम किस तरह से करेगी, क्या क्या चीजें होंगी, और वो किस तरह से मिल के काम करेंगी। तो जो मैंने कहा है ये काम फंक्शनली हो सकता है, और इस तरह से होगा, और इस तरह से ये अपना जो है आउटपुट देगा, या जो भी काम उसने करना है वो करके दिखाएगा। यानी कि आप फंक्शनली बताते हैं। अब इसकी आप डायग्राम भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ कॉपी पेस्ट नहीं होगा। पहले वाले में क्या था, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में आपने थ्योरी वाली डायग्राम यहाँ रख दी, इसमें कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में आप अपनी डायग्राम बनाएंगे, और वो यहाँ पर बताएगी कि आपकी डायग्राम बताएगी कि आपकी रिसर्च किस तरह से काम करेगी या कर रही है। अब सोर्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, आप कहाँ कहाँ से जो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं रिसर्च आर्टिकल से, दे आर मोस्ट अथेंटिकल सोर्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू। उसके बाद बुक्स हैं, उसके बाद पब्लिश रिपोर्ट्स है। फॉर एग्जांपल जिस तरह कोई एचएससी ने सालाना रिपोर्ट पब्लिश कर दी कि हमने इतने लोग जो है वो पीएचडी के अंदर लिए, और इतने लोग फेल हुए, इतने लोग पास हुए, इतने लोगों ने रिसर्च की, इतने लोग बाहर चले गए पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप पे, ये उनकी रिपोर्ट होगी, और ये पब्लिश रिपोर्ट होगी, और ये भी अथेंटिक होती है। इसमें से भी आप इंफॉर्मेशन अपनी रिसर्च के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अगर रेलिवेंट हो तो। फिर मैगजीन से भी हम ले सकते हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा अथेंटिक नहीं समझा जाता। फिर आप इंटरनेट पे गूगल वगैरह से भी चीज़ें सर्च कर लेते हैं, यानी कि जो पब्लिश ना हो ऐसे ही पड़ी हुई हूँ, लेकिन वो इतना अथेंटिक तो नहीं होता, लेकिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं उनको, कोई हर्ज नहीं है इस्तेमाल करने में। ठीक है, लेकिन साइट करना है उनको भी, और उनका भी रेफरेंस देना होगा। उसके बाद मेथोडोलॉजी वाला पार्ट। अब ऊपर जो पहला और दूसरा चैप्टर था ना, इसमें कोई फंक्शनल काम नहीं था, प्रैक्टिकल काम नहीं था, आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, चीजें लिख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। ठीक है, रीडिंग और राइटिंग का काम था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपने प्रैक्टिकली काम करना है। रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर आप प्रैक्टिकली काम कर रहे होते हैं, जब प्रैक्टिकल काम का नंबर आता है तो मेथोडोलॉजी में रिसर्चर क्या करता है, एक्चुअली पूरा प्लान बढ़ता है कि मेरी रिसर्च में मैं करूंगा क्या, काम क्या करूंगा और कैसे करूंगा, ये वो मेथोडोलॉजी के अंदर बताता है। तो मेथोडोलॉजी के कंपोनेंट कौन से होते हैं, सबसे पहले रिसर्च मेथड आप सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च मेथड्स हैं। तो आप कौन सा मेथड जो है अपनी रिसर्च के लिए इस्तेमाल करें उसकी थोड़ी डिटेल बताते हैं, और ये भी लिखते हैं कि ये आपकी अपनी रिसर्च के लिए आपने क्यों चूज किया है। तो आप बताएंगे ये सूटेबल है, सूटेबल है, आपकी साइटेशन भी आपने उसको जस्टिफाई भी करना है कि वाकई भी सूटेबल है ये मेरी रिसर्च के लिए। फिर आप सैम्पलिंग टेक्निक, फिर आपको सैंपल भी चाहिए जिससे आपने डेटा वगैरह कलेक्ट करना है। तो आपकी सैम्पलिंग टेक्निक्स है जो हम अपने पूरे कोर्स में पढ़ चुके हैं, तो उन सैम्पलिंग टेक्निक को देखेंगे आपकी रिसर्च के मुताबिक कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक जो है अप्लीकेबल होगी, उसको आप इस्तेमाल करेंगे। और क्या करेंगे, सैंपल बनाएंगे, उसके अंदर सैंपल का साइज भी आ रहेगा कि आपको सैंपल कितना चाहिए। जब आपके पास सैंपल आ गया, फिर आप क्या करेंगे, उनसे डेटा कलेक्ट करेंगे, और डेटा कलेक्शन के टूल इस्तेमाल करेंगे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इंटरव्यूज है, ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है, रिसर्च क्वेश्चनर भी हो सकते हैं। उनसे आप क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे। डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर आपका डेटा एनालिसिस होगा, और फिर आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ये मेथोडोलॉजी का चैप्टर था जो कि बहुत ही क्रिएटिव और बहुत क्रिटिकल होता है। उसके बाद रेफरेंसेस और साइटेशन आ जाती है। साइटेशन क्या होती है, जो हम इन टेक्स्ट साइटेशन करते हैं कि क्रेडिट देते जाते हैं साथ साथ किसी रिसर्चर को कि हमने उसकी इंफॉर्मेशन इस्तेमाल की है। और जो इन टेक्स्ट साइटेशन होती है उसके दो टाइप्स होते हैं। नॉर्मली ज्यादातर एपीए, एपीए एक मैनुअल है, और इससे बनता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। इसमें पूरा राइटिंग का स्टाइल है, तरीकेकार है कि आप लिखते कैसे हैं।
यानी कि कौन सा टाइप का फॉन्ट इस्तेमाल करना है, फॉन्ट साइज क्या होगा, जो लाइन है उनके अंदर गैप क्या होगा, और जब आप किसी को साइट कर रहे होते हैं तो साइट करने का तरीका क्या है, वो पूरी इसके अंदर डिटेल होती है एपीआई के अंदर। ठीक हो गया। अब इंटेक्स साइटेशन के दो टाइप है, एक नैरेटिव साइटेशन कहलाती है। नैरेटिव साइटेशन में क्या होता है, सबसे पहले आप रिसर्चर का नाम लिखते हैं और आगे ब्रैकेट के अंदर वो जो उसने रिसर्च पब्लिश की है जिस ईयर में, वो ईयर आ जाता है, और आगे जो आपने इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल की है ना, वो आप उसकी स्टेटमेंट लिखते हैं कि ये आपने इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल की है। ठीक है। और आखिर में फुल स्टॉप आ जाता है। और पैरेंथेटिक साइटेशन में क्या होता है कि आप पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं और बिल्कुल एंड पे जाके ब्रैकेट में रिसर्चर का नाम, कामा, ईयर ऑफ पब्लिकेशन और ब्रैकेट के बाद फुल स्टॉप। अब ये एक ही रिसर्चर है, एक ही स्टेटमेंट लिखने के तरीके दो है, ये नैरेटिव तरीके से लिखा गया है और ये क्या किया गया, पैरेंथेटिक तरीके से लिखा गया है। और इसमें हमें इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है, रिसर्चर का नाम पता चल रहा है, पब्लिकेशन का नाम पता चल रहा है, और सॉरी ईयर पता चल रहा है, और जो है उसकी स्टेटमेंट पता चल रही है जो हमने इस्तेमाल की है। अब रेफरेंसेस क्या होता है, बिल्कुल एंड पे हम जाके देते हैं, बिल्कुल एंड पे आखिरी वाले पेज पे रेफरेंसेस रखते हैं, वो भी इन्हीं के रेफरेंसेस होते हैं, उसमें इन्फॉर्मेशन थोड़ी इजाफी होती है, बताता हूँ मैं अभी आपको। फॉर एग्जांपल ये रखा है हमने, ये मेरी अपनी रिसर्च जो मैंने यहाँ पर, आप इसको अगर इसी चीज को आप गूगल पे करेंगे सर्च, आपको मिल जाएगी मेरी रिसर्च। ठीक है। यहाँ पर मेरा है कि मेरे प्रोफेसर साहब थे उनका नाम आ रहा है, ये दो रिसर्चेस का नाम भी आ रहा है, प्लस हमारी जो एयर ऑफ पब्लिकेशन है वो आ रहा है। अब इसके अंदर इजाफी इन्फॉर्मेशन क्या है, हमारा पूरा टॉपिक आ रहा है कि हमारा टॉपिक क्या था रिसर्च का, ये हमारा टॉपिक था, ये पूरे का पूरा टॉपिक यहाँ तक आ रहा है। फिर ये हमारा आर्टिकल कौन से रिसर्च जर्नल में पब्लिश हुआ, ये उसका नाम आ रहा है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इनोवेशन इन टीचिंग एंड लर्निंग। ये उस जर्नल का नाम भी आ रहा है जिस जर्नल के अंदर हमने अपनी रिपोर्ट या आर्टिकल पब्लिश किया है। फिर उस जर्नल के हो सकता है 100 पेजेस है, 200 पेजेस है, जिन पेजेस पे हमारा आर्टिकल मौजूद है वो पेजेस भी यहाँ पर दिए जा रहे हैं, यानी कि 90 से लेके 106 तक जो है इन पेजेस के ऊपर हमारा ये वाला आर्टिकल मौजूद है। तो इस तरह से ये मुकम्मल था, इसके ऊपर क्या कहते हैं उसको, रिसर्च प्रपोजल का तरीका। और मैंने आपको शार्ट से कोशिश की समझाने की, मजीद आप अपनी तरफ से खुद देख लीजिएगा। ठीक है, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।